हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश गुरु एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे टैगलाइन में देखते होंगे, जो एक्सेलेंस क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस साइंस, तो आज हम लोग साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन का एक समूह लेकर आपके बीच आया हूं, जो आपको अपकमिंग एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आज जो आपका वीडियो है वो हम आपके बीच आए हुए हैं। तो चलते हैं मुख्य मुद्दे पे। आपका पहला क्वेश्चन है, जो सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है। दोस्तों, वैसे तत्व को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तो आखिर हम कैसे पहचान करें जो यह धातु है कि यह अधातु है कि यह उपधातु है। तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में आपका UM लगा हो, ये U और M लगा हो, सिर्फ व सिर्फ हीलियम को छोड़कर, हीलियम मात्र छोड़कर, अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में UM लगा हो तो उन्हें हम लोग धातु कहते हैं। तो धातु की पहचानने के एक विशेष तरीका यह भी है। अन्यथा नहीं तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम लोग धातु कहते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में आपको 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे अधातु कहते हैं। अथवा जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, खास करके सिलिकॉन, जर्मेनियम सब में, उसे हम लोग उपधातु के समूह में संबोधित करते हैं। तो आपका यहाँ पे पूछा गया है जो सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर आपको देखना है जो लिथियम, सोडियम, सिलिकॉन, आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। तो आप जानते हैं जो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर मित्रों 3 होता है। तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर लिखेंगे तो फर्स्ट में 2, अनदर में 1 जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो रूल है वो आपका 2, 8, 8, 18, 18 और 32 का फॉर्म चलता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो लिथियम को हमने 2, 1 लिखा, वही अगर हम सोडियम को लिखे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो उसको हमको लिखना होगा पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1। सिलिकॉन तो आपका उपधातु होता है, तो सिलिकॉन के संदर्भ में हमें जाना नहीं है। तो अब इस 2 में आपने देखा जो लिथियम आपका छोटा सेल बना रहा है और सोडियम आपका बड़ा सेल बना रहा है। तो जो जितना छोटा सेल बनाएगा वो उतना हल्का होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा लिथियम, और लिथियम सभी धातु में सबसे हल्का धातु होता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो है जो रक्त समूह का खोज किसने किया। आप देखते हैं जो हमारे यहाँ अभी 4 रक्त समूह चल रहा है। जो रक्त समूह आपका A, B, O और AB है। इस रक्त समूह में ओ रक्त समूह जो आपका है उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि यह सभी को अपना रक्त दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओ रक्त समूह जो होता है आपका, उस ओ रक्त समूह में कोई भी आपका एंटीजन नहीं पाया जाता है। कोई भी एंटीजन ओ रक्त समूह में नहीं पाए जाने के कारण यह अपना ब्लड हर एक को दे सकता है। और AB रक्त समूह जो होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण यह किसी से भी अपना जो है रक्त ले सकता है। इसलिए AB को हम लोग सर्वग्राही और O को सर्वदानी कहते हैं। आपका क्वेश्चन है जो रक्त समूह का खोज किसने किया। तो दोस्तों, रक्त समूह का खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टर ने किया था, जिसके लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा वो कार्ल लैंडस्टर होगा। विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह का खोज किया था, फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। अगला जो आपका रॉबर्ट हुक है, यह सबसे पहले कोशिका शब्द को दिया था, और जॉन सलाक आपको वैक्सीनेशन से संबंधित है। तो ये आपके जो यहाँ पे राइट आंसर होंगे वो हो जाएंगे
कार्ल लैंडस्टीनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका है जो संवेग का सूत्र क्या होता है। दोस्तों संवेग जो होता है ना, किसी भी वस्तु के मास मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं, संवेग को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो P इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा mv, P इक्वल टू mv, यानी संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब यदि इसका SI यूनिट पूछ ले तो आप जानते हैं जो द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है kg, और वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का सूत्र होता है आपको P इक्वल टू mv। इस पर नॉमरिकल आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो संवेग का सूत्र P इक्वल टू mv और इसका अगर SI यूनिट पूछे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बन के बॉन्ड के अनुसार सही क्रम है इथीन इथाइन एथेन को आपको दिखाना है। पहले हम लोग थोड़ा सा इथीन इथाइन एथेन को देख लेते हैं। इथीन जो आपका यहाँ पे है उसमें आपका जो कार्बन होगा वो C2H2 हो जाएगा, सॉरी C2H4 हो जाएगा। इथाइन में आपका C2H2 हो जाएगा और इथेन में आपका C2H6 हो जाएगा। अब इसको देखने पे आप देखते हैं जो इथीन जो होता है, तो इथेन आपका एल्केन ग्रुप का है और एल्केन ग्रुप का समान सूत्र आपका CnH2n+2 होता है एल्केन ग्रुप में, जिस पर आपका इथेन है। तो इसका बॉन्ड सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो आपका इथेन ग्रुप होता है उसमें CnH2n होता है, ये +2 हट जाता है, तो इसका जो हाइड्रोजन होता है इथेन के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है और इथीन का जो फार्मूला होता है वो CnH2 -2 हो जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं वो सबसे कम होता है इथाइन में। अब देखिए इथेन में आपका नंबर ऑफ कार्बन कितना 6 है, इथीन में आपका 4 है और इथाइन में आपका 2 है। तो अब आप देख सकते हैं बॉन्ड जो बनेगा वो नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे बनेगा। तो अब जब इथेन को हम लिखेंगे तो इथेन को जब लिखते हैं तो इथेन को लिखते समय जो हम इसका नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे इथेन का खास करके, तो आपका 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो इसका ये बॉन्ड हो गया आपको किसका इथेन का C2H6। अब इसी में जब आपका इथीन होगा तो उसमें तो C2H4 होता है, तो इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को हटा के बीच में एक डबल बॉन्ड दे दीजिए। अब जब इथाइन में चलेंगे तो इसमें तो C2H2 होता है, तो इस हाइड्रोजन को हटा के एक बॉन्ड इसमें दे लिए, तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हुआ सबसे छोटा हो गया। इथीन का इससे बड़ा हुआ था, इथाइन का सबसे बड़ा हुआ था। तो आपका जो सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले आपका यहाँ से आ जाएगा इथाइन, तब आ जाएगा इथीन, तब आ जाएगा आपका इथेन, मतलब BAC आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका है जो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेरी गुड। हम लोग जो पढ़ते हैं द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपसे पूछ रहा है, जो इसका कहने का मतलब हो गया यहाँ से जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं जो वेलोसिटी जो होता है विस्थापन में समय परिवर्तन की दर होता है और स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस में समय परिवर्तन की दर होता है। अगर ये डिस्टेंस में समय परिवर्तन की दर पूछता तब तो ये स्पीड हो जाता, और जब यह पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट में तो वेलोसिटी हो गया, और जब पूछता वेलोसिटी में समय परिवर्तन की दर तब वो एक्सेलरेशन हो जाता। अब फोर्स क्या होता है F= आप जानते ही है F= मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। अब अगर यहाँ से वेलोसिटी का आपको एसआई यूनिट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एज अ डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस का तो हम लोग मीटर लिखते हैं और टाइम का हम लोग लिखते हैं सेकेंड। तो आपका जो एसआई यूनिट यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस आ जाएगा और आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बचती बात आपका अब यहाँ पे है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का जब हम लोग देखते हैं तो एक्सेलरेशन जो अपना होता है ए, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू वी अपॉन टी। अब वेलोसिटी का साइड अभी तुरंत हम लोगों ने देखा मीटर पर सेकेंड अपॉन फिर सेकेंड। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा एक्सेलरेशन का वो हो जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इस पर को हटा देंगे तब मीटर पर सेकेंड -2। फोर्स का एसआई यूनिट आप लोग जानते ही है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। चलते हैं अब हम लोग, इसका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वो वेलोसिटी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। दोस्तों सोडियम धातु एक अति शीघ्र ज्वलनशील धातु है। जैसे ही इन्हें खुली वातावरण में छोड़ते हैं तो यह ऑक्सीजन ले के साथ अभिक्रिया करके जलना प्रारंभ कर देता है। अब आप देखिए वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन होता है और ईथर में भी ऑक्सीजन होता है। क्योंकि अल्कोहल का में आपको C2H5OH ऑक्सीजन है, वाटर में तो ऑलरेडी आप जानते हैं, और ईथर का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों ने देखा है, जो ईथर जो होता है वो सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो इसको तो अब ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखना है, क्योंकि हर एक चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो केरोसिन एकमात्र ऐसा चीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो जलने से बचा रहे। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने जल के समूह होते हैं। वेरी गुड दोस्तों, आप लोग जो कॉपर सल्फेट पढ़ते होंगे तो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। तो आप यहाँ से देख लिए जो CuSO4 × 5H2O, तो मतलब इसमें जल की जो नंबर होती है वो 5 होती है। इसी तरह आपको फेरस सल्फेट पूछ सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट पूछ सकता है, तो उस सब का फॉर्मूला को आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वाटर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही आपके उसमें जल के समूह होते हैं। तो इसको आप लोग घर पे बारीकी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। वेरी गुड, अब आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है जो वेलोसिटी को ना डबल कर दिया गया। तो पहले हम मान लेते हैं जो द्रव्यमान, पहले मेरा मास 1 था और वेलोसिटी भी आपको 1 था। तो गतिज ऊर्जा जो अपना होता है काइनेटिक एनर्जी वो होता है हाफ mv²। तो मास भी एक, वेलोसिटी भी एक, तो यह सब समाप्त हो गया क्योंकि एक का कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो आपका रिजल्ट यहाँ से हो गया 1/2। पहले का रिजल्ट याद रखना है मित्रों 1/2। फिर चलते हैं हम लोग इसमें। अब कह रहा है जो मास को कोई इफेक्ट नहीं किया है, उसने मास को 1 ही रखा है, लेकिन वेलोसिटी को अब क्या कर दिया है 2 कर दिया है। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी आपका होगा तो हाफ mv², तो मास की जगह पे 1 और v की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर देखिए 4 हो गया। तो 1 गो 2 से स्क्वायर कट गया, तो अब आपको 2 हुआ, पहले आपको था 1/2। मतलब पहले आपको पहले जो आपका रिजल्ट था वो था 0.5, अब आया 2। तो 0.5 का 2 कितना गुना होता है 4 गुना होता है। तो आपका जो रिजल्ट हो यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स। मतलब अगर किसी भी वस्तु की गति को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा मेरा 4 गुना होगा, 4 गुना करेंगे तो आपका 16 गुना होगा। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर फार्मूला याद है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², तो इस पर आप पहले वैल्यू रखकर फिर बाद में वैल्यू रखकर इसे आराम से आप कर सकते हैं। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है जो दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, मतलब प्रेशर का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। प्रेशर जो आपका होता है वो होता है जो किसी भी एरिया में लगे हुए बल को हम लोग दाब कहते हैं, मतलब P = F/A।
मतलब फोर्स अपॉन एन एरिया। तो आप लोग जानते हैं जो इसका जो SI यूनिट होता है वो पास्कल होता है। वैसे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इसको पास्कल शॉर्ट में बोलते हैं। जूल आपका एनर्जी और वर्क का SI यूनिट होता है। वाट आपका शक्ति यानी कि पावर का SI यूनिट होता है। न्यूटन आपका फोर्स का SI यूनिट होता है, जो हम लोगों ने कई बार देखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपका है, जो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। मित्रों आप याद रखिएगा, किसी भी तत्व का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग 2 8 8 18 18 32 इस फॉर्म में लिखते हैं, और लास्ट वाला एम्प्टी होता है उसमें जितना आ सके। तो इस पर जब हम मैग्नीशियम का जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपका 12 है, तो पहले में आपका आ जाएगा 2, दूसरे में आ जाएगा 8 और तीसरे में आ जाएगा 2। अब देखिए संयोजकता क्या होगी। हर एक जो धातु होती है मतलब वो चाहता है जो मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तक वो लूज कर सकता है, क्योंकि हर एक तत्व चाहता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो फॉर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो फॉर डुएट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैग्नीशियम चाहेगा हम ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन लेकर नियन के जैसा क्रिया हो जाए, क्योंकि नियन का एटॉमिक नंबर अपना 10 होता है, जिसमें उसको 2 और 8 होता है, तो वो चाहेगा इसके तरह। तो इसलिए यह क्या करेगा, इस 2 को लूज कर देगा। मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का लूज गेन या शेयर करता है वही उसका वैलेंसी कहलाता है। तो अब तो देखिए इसको 6 तो कोई देगा नहीं, तो इस सिचुएशन में यह क्या करेगा, इस 2 को बोलेगा भाई तू चले जा मेरे पास से, क्योंकि मेरा ना यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो वैलेंसी यहाँ से होगी वो 2 हो जाएगी। तो आज के कुछ 10 बेहतरीन क्वेश्चन का समूह लेकर हम आप लोगों के बीच आए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।